नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान रीता बहुगुणा जोशी। रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक चर्चित चेहरा माना जाती हैं। अभी आप कांग्रेस में थी और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। इससे पहले कि हम इनसे अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आइए जान लेते हैं इनके पूरे राजनीतिक और शैक्षिक कैरियर के बारे में। 22 जुलाई 1949 को उत्तराखंड में जन्मी रीता बहुगुणा जोशी को राजनीति विरासत में मिली है। जोशी का नाता उत्तर प्रदेश के कद्दावर सियासी परिवार से है। उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनकी मां कमला बहुगुणा सांसद थीं। रीता के अलावा उनके भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पति पीसी जोशी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पब्लिक सेक्टर की कंपनी में जीएम पद से रिटायर हो चुके हैं। रीता 24 सालों तक कांग्रेस में रही। वो करीब 10 महीने के लिए समाजवादी पार्टी में भी रही। रीता बहुगुणा ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएचडी की। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। सियासत में उन्होंने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। वो इलाहाबाद से मेयर का चुनाव लड़ी और 1995 से 2000 तक इलाहाबाद की मेयर रही। रीता जोशी 2003 से 2008 तक राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर भी रही। ब्राह्मणों में अच्छी पकड़ रखने वाली रीता बहुगुणा जोशी राष्ट्रीय महिला परिषद की उपाध्यक्ष भी रही हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र की ओर से दक्षिण एशिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित महिलाओं में शुमार भी किया गया है। रीता बहुगुणा जोशी प्रखर भाषाविद और जुझारू नेता हैं। उन्हें फैसलों पर अमल करने वाला नेता भी माना जाता है। चाहे वो 2009 में मायावती के खिलाफ बलात्कार को लेकर विवादित टिप्पणी की बात हो या फिर 2011 में भट्टा पारसौल से राहुल गांधी की गिरफ्तारी के समय उनके साथ गिरफ्तारी का मसला हो। रीता ने अपनी राजनीतिक छवि को मजबूती से जीवंत किया। रीता ने उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। लेकिन 2014 में लखनऊ से लोकसभा के चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद रीता बहुगुणा जोशी के राजनीतिक कद पर पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे। धीरे धीरे यूपी कांग्रेस की पहली पंक्ति में खड़ी रीता की अहमियत कम होने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस में करीब 24 साल गुजार चुकी रीता ने 21 अक्टूबर 2016 को बीजेपी का दामन थाम लिया। ये था रीता बहुगुणा जोशी जी का शैक्षणिक और राजनीतिक जीवन। रीता जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीता जी, इतना बड़ा शैक्षणिक और राजनीतिक जीवन, क्या कहना है आपको? देखिए, जन्म भी इलाहाबाद में हुआ, पूरा शिक्षण और रोज़गार भी वहीं पर हुआ। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुई, 32 साल प्राध्यापन का कार्य किया। फिर स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण आया। 1995 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ गई और 5 साल इलाहाबाद की महापौर रही। संयुक्त राष्ट्र संघ में मेरा प्रवेश हुआ 1996 में और उन्होंने मुझको 2 साल के अंदर ही जो उन्होंने पहली बार एक सलाहकार बोर्ड बनाया स्थानीय निकाय का, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड, उसका मुझे उन्होंने सदस्य बनाया। मात्र उसमें 5000 मेयर्स में से 5 मेयर चुने गए थे और उनमें एक मैं भी थी, तो और अकेली महिला थी उस बोर्ड पे। और 7 साल मैंने करीब 35 मुल्कों में, देशों में जाकर महिलाओं के विषयों पर और स्थानीय निकायों पर मैंने उनका प्रतिनिधित्व किया। फिर उसके बाद मुझे दक्षिण एशिया का सबसे प्रतिभाशाली महिला महापौर का खिताब मिला 2003 में। और बाकी आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी में मैं 89 में शामिल हुई थी। 95 से 98 तक 2.5 वर्ष मैं बाहर रही, जिसमें मैं स्वतंत्र थी लेकिन मात्र 10 महीने समाजवादी पार्टी में रही। जैसे ही सोनिया जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का पद संभाला, मैं वापस आ गई और तब से लेकर आज तक सीधा 20 वर्ष मेरा कांग्रेस की सेवा में निकला है। मैंने बड़ा परिश्रम किया और सोनिया जी का आभार भी है कि उन्होंने वक्त पर मुझको ऐसी जिम्मेदारियां दी जिस पे मैं निष्ठा से कुछ सेवा
अपने प्रदेश की कर सकी। 20 साल आपका जीवन पूरा कांग्रेस में गुजरा, तो ऐसा क्या अचानक घटित हो गया कि आपने कांग्रेस से आपका मोह भंग हो गया? मोह भंग नहीं, आप ये मत कहिए कि मोह भंग हो गया, ये कहिए कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल मैंने अपना निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरह से पिछले 6-7 सालों से कांग्रेस पार्टी में कार्यशैली चल रही है, जिसमें कि संवाद का अभाव हो रहा है, बड़े नेताओं के सम्मान का अभाव हो रहा है, कार्यकर्ताओं से दूरी बढ़ रही है, तो ये जो परिवर्तन हुआ है तब से हुआ जब से राहुल गांधी जी को पार्टी के निर्णय लेने का अधिकार सौंपा जाने लगा। अब मैं पूरे देश का तो नहीं जानती, ये ज़रूर है कि चाहे वो आपका असम हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जगह जगह से लोग पार्टी से पलायन किए हैं। मैं तो उस समय पार्टी में आई जबकि पार्टी का कुछ वजूद ही नहीं था। समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी दोनों मुझको थाली से जाए मुझे आमंत्रित करती रहीं, बल्कि आज तक मुलायम सिंह जी मुझसे नाराज़ भी हैं इसी बात से। लेकिन इसके बावजूद मैंने राष्ट्रीय पार्टी को हमेशा महत्व दिया और मैंने जो भरसक सेवा कर सकती थी की। पर मुश्किल ये है कि अगर आप अंदर आवाज़ उठाइए तो कोई सुनता नहीं, छोड़ दीजिए तो आप अवसरवादी हो जाते हैं। आखिरकार हम राजनीति में हैं क्यों? हम राजनीति में हैं कि हमारे कार्य से समाज की सेवा हो सके, प्रदेश की सेवा हो सके। मेरा तो आप आरटीआई कर लीजिए, इन अपने राजनीतिक जीवन में मैंने गंवाया ही गंवाया है। व्यक्तिगत स्तर पर मैंने कोई संपत्ति कहीं नहीं बनाई, जो संपत्ति थी वो भी बिकने के कगार पर आ गई। लेकिन मेरी पार्टी में जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ज़रा उनकी संपत्तियों का आरटीआई कर लीजिए। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि 2007 से 2012 के बीच जो पार्टी प्रायः गिरवी हो गई थी विपक्षियों के हाथ में, 91 के बाद आप चुनाव का इतिहास उठाकर देखिए, टिकट पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं बढ़ते थे चुनाव में, किसी अन्य पार्टी की, शासकीय पार्टी की सेवा करने के लिए समझौते में बढ़ते थे। मेरी सीट सेफ रहे, बाकी जाए भाड़ में। मैंने इसको तोड़ा। मैंने कोई अंदर खाने रात के अंधेरे में पिछवाड़े से किसी राजनीतिक दल से समझौता नहीं किया। 19 मुकदमे मुझ पर डाले गए, मेरा घर जलाया गया, मैं जेल गई। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि पार्टी ने मुझको अगर कोई पद दिया तो मैंने भी खून पसीने से पार्टी को सींचा। मैंने लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी, हर स्तर पर अपनी वेदनाओं को, मेरी व्यक्तिगत नहीं, पार्टी की वेदनाओं को समक्ष रखा। ये भी मेरी शिकायत थी कि मैं 2012 के बाद मुझे फील्ड में कोई काम नहीं दिया गया, जबकि मैं बहुत योगदान दे सकती थी, पर मुझे फील्ड में काम नहीं दिया। मुझे प्रवक्ता बनाया गया, पर वो तो लेक्चर का काम तो मैं क्लासरूम में भी कर लेती थी। यूपी को बसपा सपा से निजात चाहिए। अखिलेश कोशिश कर रहे थे कि जैसे 2014 में मोदी जी विकास के नाम पर उन्होंने सारे बंधन तोड़े और एक उनकी छवि बनी विकास पुरुष के नाम से। अखिलेश कोशिश कर रहे थे कि मैं अब जो उनकी पार्टी की छवि है कि गुंडों की पार्टी है, ये जो है वो एक सेल्फ सीकर्स की पार्टी है, तो उन्होंने कोशिश करी कि मैं विकास को एजेंडा बनाऊं, तो उनको पीछे खींच के बैठा दिया गया। और मायावती जी तो 3-3, 4-4 करोड़ रुपया लेकर ही टिकट बांटती हैं। स्वाभाविक है कि कोई भला आदमी के पास, जनसेवक के पास तो भाई 3-4 करोड़ है नहीं टिकट लेने के लिए और फिर 3 करोड़ चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जातिवाद के नाम पर और समुदाय की लड़ाई करवा कर और जो डरा कर समुदायों को और बंदूक और संदूक से वोट लेने की राजनीति, इसको समाप्त होना चाहिए। सपा में जो प्रयास अखिलेश का था समाप्त। अब कोई, ये जो पार्टियां हैं दोनों, ये यूपी को निजात नहीं दिला सकती। 20 साल में इन्होंने नष्ट कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय पार्टी एक बीजेपी है, केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री जी लगातार विकास 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 के ही मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। उन पे जितने आक्षेप थे मंदिर मस्जिद का, वो भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम स्वीकार करेंगे। उन्होंने, अब आप देख लीजिए, घोषणा कर दी है यूएन में जाकर कि हमारे संविधान को हमें बिल्कुल अपना अक्षुण्ण मानते हैं, हमारे लिए गीता जैसा है। तो जब ये लोग ये सब कर रहे हैं और इनका एजेंडा माइनॉरिटीज़ को रीच करने का है, इन्होंने प्रोग्रेस पंचायत शुरू कर दी हैं, तो मैं क्यों संदेह करूं कि केंद्र उत्तर प्रदेश में सबका भला नहीं चाहती। और अगर मैं आगे बढ़कर इन जो गैप है इसको बढ़ने में अपना अंश भर भी योगदान दे सकती हूँ तो मैं देना चाहती हूँ। कांग्रेस के ही लोगों का कहना है कि रीता जी को एक बहाना चाहिए था। सर्जिकल स्ट्राइक एक बहाना है। रीता जी पहले से मन बना चुकी थी, उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात चल रही थी।
मेरी बात किसी से कभी नहीं हुई, ये तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बस एक वार्ता मेरी शायद 16 या 17 या 18 तारीख को, इसी 4-5 दिन पहले, मात्र अमित शाह जी से हुई। मेरी किसी से चर्चा नहीं हुई। और मैं लगातार पार्टी में बहुत निष्ठा से काम कर रही थी। ये तो अब देखिए, उनको तो कुछ ना कुछ कहना है, वो कहेंगे, और मैं इस बात की परवाह भी नहीं करती। आरोप लगाएंगे, लेकिन जिस स्तर पर आकर पार्टी आरोप लगा रही है, इसकी मुझे आशा नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को उनकी दलाली बोले, राष्ट्रीय पार्टी दल की बारी मेरे पिताजी तक जाए, डीएनए को मेरे चैलेंज करे, तो इनकी मुझे नहीं लगता कि अभी राष्ट्रीय पार्टी का जो गरिमा होती है वक्तव्यों की, वो इनकी गरिमा नहीं रह गई है। यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। रीता जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं रीता जी। रीता जी, कपिल सिब्बल जी का एक बड़ा आरोप है कि आप उनसे चुनाव के लिए पैसा लेने गई, उन्होंने आपको पैसा दिया और बाद में वो दूसरे दल में शामिल हो गई। देखिए, मुझे हंसी भी आती है और बहुत दुख भी हुआ। कपिल सिब्बल जी इस देश के चोटी के वकील हैं, बड़े नेता हैं। इतनी ओछी बात उनके मुख से निकलेगी, झूठ बात निकलेगी, इसकी आशा मुझको नहीं थी। या तो उनको हिंदी आती नहीं है, या वो जानबूझ के भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, वो सांसद हैं राज्यसभा के, कांग्रेस के सांसद, में कांग्रेस के विधायक, उनको एमपी फंड मिलता है। मेरे तरह बहुत सारे विधायकों ने उनको पत्र लिखा कि भाई मेरे क्षेत्र में आप ये कार्य स्वीकृत कर दें, कुछ अपने एमपी फंड से आवंटन कर दें। उन्होंने मेरे अभी कोई 3 हफ्ते पहले मेरे प्रस्ताव पर कुछ धनराशि डीएम को लिखी कि रीता बहुगुणा जी जो प्रस्ताव दे रही हैं, इनको आप मेरे धनराशि, मेरे एमपी फंड से बना दीजिए। मैंने अभी उसका टेंडर भी हो गया, उसके चेक्स भी बन गए, पर चेक इशू हो इससे पहले मैंने रिज़ाइन करने का मन बना लिया जी। और मैंने 3 बजे रिज़ाइन किया है, और मैंने 5:30 बजे उनको पत्र लिख दिया कि पहले से मैं पत्र बना के रखी थी कि क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया, इसलिए अब मेरा कोई नैतिक अधिकार आपके फंड पर नहीं है, कृपया आप अपना फंड वापस मंगवा लीजिए। तो ये कौन सा पैसा उन्होंने मुझको दिया? देखिए, उन्होंने तो इस तरह से बोला जैसे अपनी तिजोरी खोल के मुझको रुपया दिए हों, और मैं भागी भैया तुम राज्यसभा के एमपी हो, मैं कांग्रेस की विधायक थी, मैंने तो विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो इतनी छोटी बात कहना पूरे दुनिया को कि मैं पैसा लेके भागे, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, मैं उनका बहुत सम्मान करती थी, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। पिताजी की बात आई है तो पिताजी की जो विचारधारा थी वो कभी भाजपा से मेल नहीं खाती थी, कभी उन्होंने भाजपा को समर्थन नहीं किया, अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए दिया, और कांग्रेस भी उनका नाम लेके आगे चुनाव में भी कहती है कि हिम्मती जी का बड़ा योगदान रहा कांग्रेस जीवन। तो आपने फिर इस विचारधारा को कैसे स्वीकारा? पार्टी बदलने से विचारधारा नहीं बदलती। आप हर पार्टी को देख लीजिए, किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी को उठा लीजिए, हर पार्टी के अंदर, कांग्रेस भी देख लीजिए, कट्टरपंथी विचारधारा भी होती है, कट्टर विचारधारा, वहाँ पर मध्यम वर्ग विचारधारा भी होती है, और वहाँ उदारवादी भी होती है। तो फंडामेंटलिस्ट भी होते हैं, मॉडरेट्स भी होते हैं, लिबरल्स भी होते हैं। मैं लिबरल हूँ। अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई। अमित शाह जी और आदरणीय मोदी जी निश्चित रूप से भाजपा मेरी विचारधारा जानती है कि मैं एक सेकुलर मानसिकता की इंसान हूँ, लेकिन वो मुझे स्वीकार कर रहे हैं, वो मुझे स्वीकार कर रहे हैं। मैं उनके प्रगति के, विकास के, भारत को शिखर पे ले जाने के एजेंडा को स्वीकार कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जो प्रधानमंत्री जी का पहल है माइनॉरिटीज़ के तरफ, वो हम माइनॉरिटीज़ तक पहुँचाएँ, उस सामंजस्य को स्थापित करने में प्रयास करें। क्योंकि बहुत पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ इसी बात को उकसाकर और अपना वोट बैंक कंसोलिडेट किए। भाई, अब विकास के नाम पर वोट होना, और हो चुका है एक बार 2014 में, बहुत मुसलमानों ने, अल्पसंख्यकों ने वोट डाला मोदी जी के लिए। और मैं आपको कह दूं, जब से मैंने त्यागपत्र दिया है 1,500-2 हज़ार फ़ोन्स आ चुके हैं मेरे पास। उनमें कुछ मेरे मुस्लिम साथियों के भी हैं जिनको मैंने कभी सोचा, मैं सोच रही थी वो मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि दीदी हमें आप पर विश्वास है और हम आपके साथ आना चाहते हैं। 1 दर्जन लोग हैं, 1 दर्जन कम नहीं होता। और ये वो लोग नहीं हैं कि आम वर्कर, जिनके अच्छा समाज में पकड़ है, जो समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो इस गैप को फिल इन करना है। देखिए, फोकस अब यूपी का आना चाहिए विकास पर। मैं सेकुलर थी, हूँ और रहूँगी, लिबरल थी, हूँ और रहूँगी। मैं समाजवाद सोच की महिला हूँ, सोशलिस्टिक विचारधारा थी, है और रहेगी।
तो मेरा व्यक्तिगत आचरण ले लीजिए, चाहे मेरी कार्यशैली दे, आपको वक्त बताएगा कि मैं क्या हूँ। अगर बीजेपी अपने एजेंडा को विकास पर देश के लिए ला रही है तो हम क्यों ना करें। अगर वो कुछ विषयों पे चर्चा चाहती है देश में, जैसे ट्रिपल तलाक है, तो वो उन्होंने इब्तदा नहीं की है, उसी समाज की महिलाओं ने इब्तदा की। और एक महिला के रूप में मैं कह रही हूँ, मैंने ये बात तब भी कही थी जब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता थी, कि पूरे विश्व में महिलाएं सम्मान चाहती हैं, बराबरी चाहती हैं, कानूनी हक चाहती हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र तो ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देते हैं, हिंदुस्तान के उलमा क्यों पकड़ के बैठे हैं। रीता जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि जब से शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश की राजनीति में आई, उसी समय से रीता जी अपने को उपेक्षित समझने लगी और उसी समय से भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए अपनी लॉबिंग करने लगी। आप इसका जवाब सिर्फ शीला दीक्षित जी से ले लीजिए। जब इनका नाम चल रहा था तो मैं 2 बार उनके पास गई और मैंने कहा, दीदी अगर आपको प्रस्ताव दिया जाए तो आप मना मत करिएगा। उन्होंने पूछा क्यों। मैंने कहा क्योंकि वहाँ इंटरनल फाइट बहुत है, अगर मेरा नाम आएगा तो प्रमोद जी और संजय जी और फलाने फलाने नाराज़ हो जाएंगे, उनका नाम आएगा तो हो सकता है मैं नाराज़ हो जाऊँ, तो आप हमारी बाइंडिंग फोर्स बनेंगी। मैंने खुद उनसे कहा, आप पूछिएगा, वो संदेह में थी, वो उनको आशंका थी कि ठीक होगा कि नहीं होगा। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर माननीय सोनिया जी, राहुल जी आपको प्रस्ताव दें, तो जब मैं खुद उनके पास जा रही हूँ तो इसमें संदेह का बात। फिर मुझसे पूछा गया आप किस टीम में बस में जाएंगी, मैंने चूज़ किया कि मैं शीला दीक्षित जी के साथ जाऊँगी। तो ये तो देखिए बिल्कुल भ्रम की स्थिति है। सबसे बड़ा अधिकार मेरा कब बनता था, 2012 में, जब मैं 5 साल प्रदेश की अध्यक्ष रह चुकी थी। तब मैंने सोनिया जी, राहुल जी से नहीं कहा कि मेरा नाम आप प्रस्तावित करिए, मैं आप क्यों कहूँगी। तो ये तो देखिए बिल्कुल झूठ है, गलत है। ये लोग चाह रहे हैं कि सारा डिबेट ये आ जाए कि रीता जी अवसरवादी हैं, रीता जी व्यक्तिगत लाभ के लिए गई हैं, और जो कर रहे हैं उनका व्यक्तिगत लाभ कब कब कैसे कैसे किसने अपना उल्लू सीधा किया है, मैं क्यों सार्वजनिक करूं। आप लोग पत्रकार हैं, शोध कर लीजिए। यहाँ पे लेता है हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। रीता जी से मेरी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। रीता जी, एक बात आपने कही कि जो विचारधारा की बात, लोग दल बदल लेते हैं लेकिन विचारधारा नहीं बदलती। तो आपने दल बदल लिया, आपकी विचारधारा सेकुलर विचारधारा है, अल्पसंख्यक भी काफ़ी आप जुड़े रहे हैं, तो क्या आप अल्पसंख्यकों को और अपने जोड़ने के लिए कुछ प्रयास करेंगी? निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो आपकी प्रोग्रेस पंचायत का एक प्रोग्राम बनाया गया है, मैं इसमें मैंने मुख्तार अब्बास नकवी जी से कल बात की थी और मैंने उनसे टाइम मांगा है। दिवाली के बाद मैं उनसे मिलूंगी और मैं देखूंगी क्या फॉर्मेट है गवर्नमेंट का। आज हो सकता है माइनॉरिटी को मुझ पर संदेह हो या थोड़े असंतुष्ट हो, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार ने जो भी हमारे अल्पसंख्यकों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हों, चाहे वो रोज़गार के लिए हों, चाहे उनकी उन्नति के लिए हों, वो मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश अपने हल्के में जहाँ मैं कर सकती हूँ उसको मैं करूँगी। तो मैं इस सरकार के इस मुहिम में ज़रूर जुड़ूंगी। और दूसरा ये कि जो वहाँ की पार्टियां हैं बसपा और सपा, जो डराती रहती हैं माइनॉरिटीज़ को कि इधर जाने से खतरा है, अब कुछ तो डर निकालना पड़ेगा और जो थोड़ा सा गैप है उसको भरने के लिए जो मैं प्रयास कर सकती हूँ अपनी छवि के साथ, वो प्रयास मैं करूँगी। रीता, जैसा माना जाता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व से आप खुश नहीं थी, आप चाहती थी कि नेतृत्व प्रियंका गांधी को मिले। क्या प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस की राजनीति में आती और सक्रिय भूमिका निभाती तो आप कांग्रेस छोड़ती? पार्टी के अंदर आज से नहीं, पिछले 10 साल से लगातार ये आवाज़ उठ रही है, पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं, अखबारों में बयान दिए जाते हैं प्रियंका को लाओ। क्यों? अगर राहुल जी भी युवा हैं, उनसे उम्र में छोटे हैं, अगर राहुल जी ही मात्र पर्याप्त तो होते तो प्रियंका जी की मांग ही ना उठती। तो ये मांग रीता बहुगुणा की क्या थी? मांग तो पूरे कांग्रेस की थी। हमारा कहना था कि राहुल जी के साथ साथ प्रियंका जी को भी पॉलिटिक्स में ला जाओ। मैंने ये सजेस्ट किया था कि उनको आप यूपी में यूपी के कद्दावर नेता के रूप में प्रोजेक्ट करिए। सभी कह रहे थे, मैं भी कह रही थी, लेकिन अब तो उसके लिए भी देर हो गई ना। लाएंगे नहीं लाएंगे ये तो पार्टी का निर्णय है, परिवार का निर्णय है, उनका स्वयं का निर्णय है। लेकिन ये बात सच है कि उनकी अभी तक छवि राष्ट्र में है कि अपनी दादी का अंश है, उनमें छवि थी कि वो कुछ कर सकती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ उसके लिए भी देर हो चुकी है, बहुत देर हो गई है।
पार्टी बहुत बिखराव में है और संवादहीनता इज़ कंप्लीट, टोटल संवादहीनता है। आप खुद सोच लीजिए, जब पूरी पार्टी एक पीके को सुपुर्द करनी पड़े, प्रदेश का अध्यक्ष बैठा हो और पीके मीटिंग ले रहे हो, देखिए वो पोल मैनेजर हो सकते हैं पर चुनाव के संचालक तो नहीं हो सकती। कैन नॉट बी अ डायरेक्टर, अ मैनेजर कैन नॉट बी अ डायरेक्टर। चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, ये तय हम 10-15 लोग कर सकते हैं, 20 लोग कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वर्कर्स कर सकते हैं। यानी हमको समझ में नहीं आया वर्कर की बात, और जिले जिले जाकर पीके जी 1 महीने में समझ जाएंगे कि वर्कर की इच्छा क्या है, संवाद क्या है। फिर बस खड़ी कर दी जाएगी, रीता जी चढ़ जाइए, फिर खाट लगा दी जाएगी, राहुल जी पंचायत कर। देखिए, दिस इज़ नॉट द वे पार्टी शुड फंक्शन। ये प्रोग्राम बुरे नहीं है, पर ये प्रोग्राम का संवाद का जो माध्यम चुना गया वो सही नहीं है। पार्टी समझौता कर रही है, चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर समझौते की बातचीत चल रही है। रीता जी की बात सच हो गई कि पार्टी ज़मीन नहीं तलाश पा रही है। मैंने यही तो कहा ना, पार्टी अपनी ज़मीन नहीं पकड़ पा रही है। मैंने परसों भी कहा, आज फिर कह रही हूँ, 20 सीट नहीं आ रही आज आपकी। तो फिर मेरी बात गलत कहाँ है? तो जो बातें मैं कह रही थी, मेरी बातों पे तवज्जो क्यों नहीं दी गई? मैंने किस स्तर पे अपनी बात नहीं रखी? आपने क्यों नहीं मेरी बात सुनी? आपने ब्राह्मण सम्मेलन क्यों आयोजित करने किया? आप कब से ब्राह्मणवादी या शूद्रवादी या आप पिछड़ेवादी हो गए? हम तो न समुदाय न जात, हमेशा सबकी बात करते थे। क्यों आपने ये किया? क्यों ये इंप्रेशन गया यूपी में कि ब्राह्मण फेस हम देना चाहते हैं? ये काम तो इंडिस्क्रीटली भी किया जा सकता था। तो हम खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं, और आज आप समाजवादी पास गए, समाजवादी का घर खुद ही टूट गया है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी में हुआ है उसने जनता को शुद्ध कर दिया है। अब जनता और लाभ मिलेगा बीजेपी को। अब ये डर गए हैं इसकी, भाजपा को इसका लाभ मिल रहा है तो इसलिए हम उनके साथ आ जाएं। अरे आप चले भी जाएंगे तो आप उनको देंगे क्या? आपके पास तो अब 4% वोट भी नहीं बचा यूपी में, और अपने ही कर्मों से हम लोगों का वोट नहीं बच रहा है। रीता जी, एक सवाल, ये चर्चा है कि आपकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से लगभग 1 महीने से चल रही थी, और आप चाहती थी कि आपके करीब 5-6 विधायक थे जो आपके समर्थक थे, आप चाहती थी उन विधायकों को भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाए, लेकिन आपकी शर्त थी कि उनको टिकट दी जाए, जो बात पार्टी ने नहीं मानी। इसलिए इतना नहीं, बिल्कुल झूठ है। कांग्रेस के तो बहुत लोग जा चुके हैं उनके पास, ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ना अपने लिए, ना अपने बेटे के लिए, ना अपने किसी समर्थक के लिए मैंने कोई उनसे चर्चा नहीं की है। मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझको टिकट दे दीजिएगा। अगर वो कहेंगे मत लड़ो टिकट, चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी। जो उन लोगों को जाना था वो उनके पास खुद गए, और जो भविष्य में भी जाएंगे वो अपने आप जाएंगे। तो ये तो देखिए, सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। कहाँ हैं वो लोग जिनको मैं ले जाना चाहती थी? और अगर यही मेरी शर्त थी तो मैं क्यों चली गई? जब उत्तराखंड में कांग्रेस ने बगावत की और आपके भाई उस बगावत के सूत्रधार थे, तब ऐसा कहा जा रहा था कि रीता जी अपने भाई को मनाने के लिए प्रयास कर रही हैं दोबारा कांग्रेस में आने के लिए। पता चला कि भाई को तो आप नहीं मना पाई, आप स्वयं भाई के मनाने पे आप भाजपा में चलेंगे। उनकी प्रदेश की परिस्थितियाँ थी, मैं नहीं चाहती थी वो कांग्रेस छोड़ें। देखिए, मैं आई थी उनके पास, मैंने उनसे चर्चा भी की, लेकिन जब उनकी बातें सुनी, क्योंकि देखिए हम लोगों का संवाद बहुत कम हो पाता है। मैं यूपी में रहती हूँ, वो देहरादून उत्तराखंड में थे। जब उन्होंने मुझे एक एक करके अपनी सारी बातें बताई और हरीश रावत जी का चरित्र बताया। देखिए, हरीश रावत जी का चरित्र सब जानते हैं। 2007 में अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार मुख्य बल गिरी तिवारी जी की, सिर्फ इसलिए कि तिवारी जी के चरित्र पर और भ्रष्टाचार को विपक्ष ने नहीं, खुद हरीश रावत ने आग दी थी। मैगजीन छपवाना, विधायकों को अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठाना। कांग्रेस 5 साल अगर सत्ता से बाहर रही तो हरीश रावत की वजह से। विजय बहुगुणा को जब बनाया गया चीफ मिनिस्टर, इन्हीं के दरवाजे पे राहुल जी और सोनिया जी के पुतले जलाए गए, और रावत जी ने इतना हाथ मोड़ा 2-3 हफ्ते कि मंत्री पद ले लिया। और जब विजय जी बन गए तो एक दिन शांति से नहीं बैठे, रोज उनके खिलाफ कोई ना कोई मुहिम, रोज खिलाफ मुहिम, और अंततोगत्वा उनको भी निकलवा कर अब खुद सर्वे सर्वा। और ऐसे हालात बाद में पैदा करे कि ना उनके साथ जो विधायक थे उनको मारने पे लग गए, उनका टिकट भी शायद ना देते, और रोज बेइज्जत करें। विजय भाई ने मुझे बताया कि उनके क्षेत्र में अदना से अधिकारियों को भी के भी नियुक्ति में वो अपनी ही मनमानी करने लगे। जब उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि 2 साल तक राहुल जी उनसे मिले नहीं हैं और ऐसी परिस्थिति, तो मैंने सोनिया जी को एक पत्र लिखा था। मैंने उस समय किसी को नहीं बताया, 4 पन्ने का पत्र था
क्योंकि संडे था, सोनिया जी उपलब्ध नहीं हो पाई और मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तो मैंने उनको सारे तथ्य लिखे कि विजय बहुगुणा जी से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बातें कही हैं। आप सिर्फ पार्टी हर के हक में वो लोग वापस आने को तैयार हैं, आप सिर्फ इनके जगह पर हरीश रावत के किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, इनमें से किसी को मत बनाइए। आप किसी भी चेहरे को बना दीजिए जो न्यूट्रल, बाद में इन्होंने किया अरुणाचल में। अगर ये वहाँ पर हरीश रावत जी को बदलकर उन्हीं की मर्जी का कोई बना देते, उन्हीं की मर्जी का, तो भी बात बन जाती। मैं तो ये लिख कर यहाँ से चली गई। बाद में मुझे पता चला कि कोई चर्चा नहीं हुई। अब बाद में जो हुआ वो विजय बहुगुणा जी उनके बीच में है, तो मैंने अवगत कराया। तो हरीश रावत देखिए, विजय बहुगुणा गए तो अपनी वेदनाओं की वजह से गए, अपने ग्रुप में जिन लोगों को साथ लेके वो चलते उनकी वेदना से गए। हरीश रावत ने पूरी तरह से आज उत्तराखंड को जो है वो खनन माफिया के और शराब माफिया के हाथ में कर दिया है। कौन नहीं जानता, ये सर्वविदित है। तो हरीश रावत जी तो इज़ अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा? भाजपा की सरकार बनेगी और हम चाहते हैं कि क्लियर मेजॉरिटी आए, स्पष्ट बहुमत, एक सवाल, ताकि किसी पे निर्भर ना होना पड़े। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, चाहे बसपा से आ रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं, अभी उनको वो प्रोफाइल नहीं मिला है पार्टी से जिसके वो हकदार थे। तो क्या लगता है कि आप भी पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी पद से आई हैं? नहीं, उन्हें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। आप जब नए आए हैं, वहाँ पुराने लोग बैठे हुए हैं, अच्छी काम चला रहे हैं। आपकी जैसी आवश्यकता होगी आपको काम मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में 98 में सोनिया जी ने जब मुझे बुलाया मैं आ गई, और पहला पद मुझको 2002 में मिला। 4 साल कोई पद नहीं था। तो देखिए, शांति से रहना चाहिए, पार्टी का काम करना चाहिए और अपने एजेंडा को, अपने सीमित दायरा, अब 4 साल से मैं ही अपने सीमित दायरे में कांग्रेस में काम कर रही थी, ये आशा नहीं करनी चाहिए। अब आप कोई तोप नहीं है कि आप आ जाए और कल आप वहाँ बैठा दिए जाएँ सबके सर के ऊपर, ये उचित भी नहीं है। लेकिन अगर पार्टी उचित समझेगी तो आपको रखेगी, नहीं समझेगी तो काम करिए, आप शर्त पे थोड़ी आए। तो पार्टी टिकट अगर आप नहीं देगी तो आप पार्टी के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल करूँ, एकदम करूँ। भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी में आई या मोदी जी से प्रभावित होकर आप पार्टी में आई? मुझे लगता है कि इस समय मोदी जी और बीजेपी यूपी की रिक्वायरमेंट है, देश की रिक्वायरमेंट है, ये आवश्यकता है। और राष्ट्रीय पार्टी कमज़ोर होती है तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। और भारतीय जनता पार्टी अब प्रथम राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, जम्मू कश्मीर में आग लगी हुई है, चाइना का रुख समझ में नहीं आ रहा है, रशिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संकट है। मोदी जी ने घूम घूम के काफ़ी पैठ बनाने की कोशिश की, जिसका पहला परिणाम हमको सर्जिकल स्ट्राइक्स में जो सपोर्ट मिला वो है। पाकिस्तान अलग थलग होता चला जा रहा है और इंटरनली भी अर्थव्यवस्था अब संभलने लगी है, महंगाई भी कम होने लगी है। और अब जो इन्होंने वादे किए थे वो एक एक करके अब थोड़ा थोड़ा सा, जैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट है वो दिखने लगा है। अब आप देखिए, मुफ्त चूल्हे बैठने लगे हैं महिलाओं के लिए, और बहुत सारी जो अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। तो अब उनके जो एजेंडा है वो अब थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो रहा है। तो हो सकता है आगे 2.5 साल में वो फुल ब्लोन हो जाए। और यूपी को देखिए, मैं फिर कहूँगी, इस समय ज़रूरत है मुक्ति की और बीजेपी उसको मुक्त कराएगी। रीता जी, समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रीता बहुगुणा जोशी जी। रीता जी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सहारा प्रणाम।